भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन कोविड मरीजों के मरने वालों की संख्या अभी उसमें गिरावट नहीं आई है। देश में बीते 24 घंटे में 3 लाख से कम नए कोरोना के मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,81,386 नए मामले सामने आए। वहीं 3,78,741 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से 4,106 लोगों की मौत हुई। आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले अब घट रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में मौतों का सिलसिला भी अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देश में हालात कोरोना के लगातार गंभीर बने हुए हैं। गंभीर स्थिति के बीच आंकड़े जरूर राहत देने वाले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बीच एक बड़ी जानकारी यही है कि ये आंकड़े इसलिए नियंत्रण में हैं क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हालांकि पूर्ण लॉकडाउन या पूर्ण तरीके से कर्फ्यू का पालन होते हुए भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उनके अनुसार ये आंकड़े लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सिलसिला ये भी रहा पिछले दिनों कि किस तरीके से मामले 3 लाख के पार नजर आए, 4 लाख तक को छूटता हुआ आंकड़ा निकलकर सामने आया था। लेकिन अभी जो संख्या डरा रही है वो है मौत की संख्या। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या गिर रही है। वहीं अगर बात रिकवरी रेट की करें तो उसमें भी सुधार जैसी स्थिति हुई है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि आंकड़े जरूर ये दर्शा रहे हैं कि स्थिति पहले से बेहतर हुई है, पिछले दिनों से बेहतर हुई है, लेकिन कब तक के लिए ये स्थिति बेहतर रहेगी कहना मुश्किल है। वो भी तब जब लगातार ये बताया जा रहा है कि दूसरी लहर की चपेट में पूरा देश है, तीसरी लहर भी जल्द आने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये और जो डराने वाली बात ये है कि कोरोना के बीच नए नए स्ट्रेन भी देखने को मिल रहे हैं। ये नए स्ट्रेन डरा रहे हैं, तीसरी वेव की आहट सुनाई पड़ रही है। वैज्ञानिक और जानकार बता रहे हैं कि स्थिति आने वाले दिनों में गंभीर बन सकती है, लेकिन आज की तारीख में अगर अभी का जिक्र करते हैं तो स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है। 3 लाख से नीचे आंकड़ा आ चुका है। 2,81,000 के पार आज कोरोना के मामले दर्ज किए गए पिछले 24 घंटे में। लेकिन भारत की जंग कोरोना के साथ लगातार बादस्तूर जारी है और इस जंग के बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कोशिश कर रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहे। केंद्र सरकार ने लगातार अपने स्तर पर कोशिश की है कि कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को तेज किया जाए और इन सब के बीच आंकड़ों में नियंत्रण लाने की कोशिश भी की गई है। और इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी नोएडा से जुड़े हैं, अजीत राय हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हैं और साथ ही हमारे सहयोगी उत्पल जुड़े हैं। उनसे भी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजकुमार, अगर जिक्र हम देश की राजधानी दिल्ली की या दिल्ली से सटे हुए इलाके की एनसीआर की करते हैं तो यहाँ पर खास फोकस रहा है पिछले कई दिनों में। आंकड़े यहाँ पर लगातार बिगड़ते हुए नजर आए थे और आज की तारीख में अगर सिर्फ 24 घंटे का जिक्र करते हैं तो हालात पहले से आंकड़ों के जरिए से सुधरते हुए जरूर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी तसल्ली नहीं रखनी चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सांची, अभी एक अपडेट है उसको दे दूं, फिर आपके सवाल का जवाब भी देंगे। एक 10 राज्य जहां पे कोविड का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पांडुचेरी, ये वो राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा प्रकोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यहाँ के सारे मुख्यमंत्रियों से फ़ोन करके बात की है और वहाँ का जायजा लिया है। इन 10 राज्यों का एक आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। इन 10 राज्यों में 2,46,84,000 लोग पूरी तरीके से संक्रमित हुए, लेकिन ठीक होने वाले में इस बात पर बड़ा गौर करने की आवश्यकता है। ठीक होने वालों का आंकड़ा है 2,07,95,000 ये लोग ठीक हुए हैं और इन 10 राज्यों में 2,70,284 लोग कोरोना की भेंट चढ़े हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कहीं ना कहीं बताते हैं कि 135 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान है और अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर स्थिति में हम लोग हैं। हालांकि जो संसाधन हैं उन संसाधनों के साथ
काम करना बहुत टिपिकल हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना से कोई आदमी लेकिन अछूता नहीं सवाल है। यह है दुनिया कि का कोई हम प्रांत बेहतर का आंकलन कैसे करें, बेहतर का आंकलन कैसे होना चाहिए, इस पर खास फोकस रखने की जरूरत होनी चाहिए। अजीत, बेहतर क्या हम कल के दिन के मुकाबले इसको देख रहे हैं, या बेहतर हम इस तरीके से देख रहे हैं कि अभी भी स्थिति लगातार खराब है, अभी भी लोग दर दर भटक रहे हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, संसाधनों से जूझना पड़ रहा है तमाम प्रयासों के बाद भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर तुलना करें तो किस आधार पर करें? क्या हम पिछले आंकड़े के अनुसार तुलना करें, या फिर कल के दिन क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाकर आज का तय करें? अभी ये सभी सवाल भी हमारे दिमाग में लगातार गूंजने चाहिए और सवाल करने चाहिए। अजीत, मध्य प्रदेश में वर्तमान जो हालात हैं वो लगभग काबू में हैं, लेकिन नहीं, इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि ये लगातार आंकड़े जो गिर रहे हैं वो कब ऊपर आ जाएं। लेकिन सच बात ये भी है कि जब तक ब्लैक फंगस का मध्य प्रदेश में जो है आगमन हुआ है, उसको लेकर बड़ी मतलब विकट परिस्थिति पैदा हो गई मध्य प्रदेश सरकार के लिए। क्योंकि अगर मैं ब्लैक फंगस पे फोकस करूं तो लगभग 27 मौत अभी तक मध्य प्रदेश में हो चुकी है, और लगभग 280 मरीज का उपचार तो इस वक्त मध्य प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। ये एक नई तरह की सरदर्द है सरकार के लिए, जो लगातार बढ़ते जा रही है। कोरोना का संक्रमण जहां अगर हम बात करें पिछले दिनों की, तो लगातार ग्राफ नीचे जा रहा है। उस ग्राफ को लेकर सरकार संतुष्ट जरूर है। अस्पतालों में बेड जो है खाली मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त जो है उपलब्धता मध्य प्रदेश के पास है। और कहीं ना कहीं जो ये देखने वाला विषय हो गया कि कल जब शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में थे तो उन्होंने एक समीक्षा बैठक में ये बात कही थी कि ताउते जो जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों पर जो है चोट कर रहा है, उसको लेकर मध्य प्रदेश में भी सक्रियता भी बन सकती है। तो उसी को लेकर उन्होंने तैयारी की थी। उन्होंने अपने पूरे प्रशासन को अलर्ट किया हुआ था कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर वो पहले से तैयारी करके रखे, जिससे कि पर्याप्त ऑक्सीजन जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में पहुंच सके। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि उन्होंने ब्लैक फंगस के लिए जो तैयारी कर रखी है, एंटीवायरस के लिए जो है अलग अलग प्रदेशों बात कर रहे हैं। अलग प्रदेशों में उन्होंने गुजरात से एक कांटेक्ट किया है। अच्छा, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सवाल पूछ रहे हैं, हम जायजा ले रहे हैं स्थिति क्या बन रही है, मुख्यमंत्रियों के साथ संवादों का दौर तेज है, समीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है उत्पल, ये सवाल भावनात्मक भी है, ये सवाल फैक्चुअल है, और ये सवाल धरातल पर बहुत सही और फिट बैठता हुआ नजर आता है। और वो ये कि कब तक हम आंकड़ों से खुद को संतुष्ट करेंगे। इस देश की असलियत और हकीकत ये है कि अगर आज की तारीख में बीते 1.5-2 साल की स्थिति का जायजा लें तो मौत का आंकड़ा हर दिन तो बढ़ता हुआ ही नजर आया है। क्या वो बढ़ते आंकड़े संतुष्टि के काबिल हैं उत्पल? संतुष्टि के काबिल हैं कि प्रशासन ने जो पिछली लहर देखी है, हमने पिछली लहर देखी है, और दूसरे लहर की हम देख रहे हैं। दो लहर है जो पहली लहर के बीच दूसरी लहर की भी बात है, तो दूसरी लहर इससे दोनों इससे सीख ली पड़ेगी। हालांकि अभी कोरोना काबू में है, लेकिन से प्रशासन को उत्पल, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है, हम वापस आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजकुमार, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी। यूं तो हम हर दिन आंकड़ों से खुद को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल के मुकाबले आज आंकड़े नियंत्रण में रहे, कल तक 3 लाख से ज्यादा थे, या फिर पिछले दिनों 4 लाख के करीब आंकड़े पहुंच गए, आज 2,81,000 आंकड़े हैं। लेकिन अगर हम पिछले 1.5-2 साल का जिक्र करते हैं तो ये बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस सवाल को, इसको भावनात्मक रूप से तो समझा जाना चाहिए, लेकिन ये फैक्चुअल है, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हर दिन कोरोना की वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कितने ही परिवार बर्बाद हो गए हैं। राजकुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज राजकुमार तक शायद नहीं पहुंच रही है, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने के। भी हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से योगेश सेमवाल जुड़ गए। योगेश, यही सवाल आपसे आगे पूछने वाली हूँ। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हर रोज चर्चा कर रहे हैं, आंकड़ों को लेकर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात उत्तराखंड की भी करते हैं
तो यूं तो कहने के लिए आसान है कि कल के मुकाबले आंकड़े आज बेहतर नजर आ रहे हैं, आज की स्थिति नियंत्रण में है, सरकार काम कर रही है, लेकिन असलियत यह है कि आंकड़े बढ़ते हुए के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है और यह संख्या लगातार डरा रही है पूरे देश को, पूरे विश्व को, और भारत के लिए अफसोस कर रही है। भी कहें, आंकड़े हकीकत पूरा बयान नहीं करते हैं। वो भी सरकारी जब आंकड़ों की बात करते हैं तो धरातल में वो आंकड़े बिल्कुल सही नहीं हो सकते हैं। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो जरूर आज मामले जो हैं वो 4,500 के करीब हैं, लेकिन जब हम मृत्यु दर देख रहे हैं तो वो जो है वो अभी भी उसी तरह से बरकरार है। 188 लोगों की कल जो है वो मृत्यु हुई है, यानी कि किस तरह से धरातल पर जो है पूरा का पूरा लाया जाएगा, मैनेजमेंट किस तरह से संभालेगा, ये सभी चीजें हैं। सबसे दिक्कत की बात जो उत्तराखंड के लिए वो ये है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में अब जो है ये महामारी पहुंच चुकी है। पहाड़ी वो गांव जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं। स्थिति ये है कि एक छोटा सा मेडिकल हॉस्पिटल भी जो है वो मौजूद नहीं है पहाड़ों में। कई दूर कई किलोमीटर दूर जो है लोगों को जाना पड़ता है। पहाड़ों की बात कर रहे हैं आप, दूर दराज कस्बों का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि अगर हम अच्छे शहरों का भी जिक्र करते हैं तो वहां पर भी मैनेजमेंट फेलियर का अच्छा खासा सबूत और उदाहरण देखने को मिल जाता है। और जब हम इसका जिक्र करते हैं तो स्थिति यह है कि अभी भी फैसले लेने का जो सिलसिला है वो जारी है, अभी भी तैयारियां की जा रही हैं, अभी भी विचार किया जा रहा है, फैसले लेने के लिए मैनेजमेंट को तैयार किया जा रहा है, और उधर स्थिति डरा रही है। योगेश, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि फैसले लेने के लिए जो है एक पूरी की पूरी कमेटी बैठ रही है, पूरे के पूरे लोग जो हैं वहां पे आला अधिकारी बैठ रहे हैं, मंत्रीगण बैठ रहे हैं, और फैसले में वही है नील बटे सन्नाटा, यानी कि किस तरह से जो है स्थिति को संभाला जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। हम देहरादून की अगर बात करें, देहरादून उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जो है वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ शहर और बड़ा शहर है, लेकिन स्थिति यह है कि यहां पर भी बेड उपलब्ध नहीं है, यहां पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। कहने के लिए यहां पर उपचार बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मृत्यु दर में भी ये सबसे आगे है। यानी स्थिति ये है कि जब देहरादून में ही ये स्थिति है तो और अन्य राज्य के अन्य जो जिले हैं उनमें क्या स्थिति होगी। देहरादून में लोग भटक रहे हैं कि किसी तरह से सुविधा मिल जाए, किसी तरह से जो है एक बेड मिल जाए, कहीं से जो है वेंटिलेटर का एक बेड मिल जाए कि किसी तरह से किसी व्यक्ति को बचाया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से ज्यादा जो काम है वो वॉलंटियर कर रहे हैं, जो आम वॉलंटियर है, चाहे बात करें छोटे छोटे ग्रुप बने हुए जो हैं वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। बाकायदा उसके कि जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग से अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग जो है वो बातें जरूर करता है, बड़ी बड़ी बातें लगातार पिछले 2 सालों से करता आ रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि करने के लिए जो है स्थिति बिल्कुल भी जो है वो सामान्य नजर नहीं आ रही है। खासतौर पर यानी एक चीज सामने आ सकती है या फिर इसका आंकन निकाला जा सकता है, अगर हम काम करने की तेजी या गति या फिर जो एंड रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है, जो परिणाम निकलकर सामने आ रहा है, वो ये समझा रहा है कि हम आंकड़ों से खुद को संतुष्ट कर ले रहे हैं, हम आंकड़ों के जरिए से स्थिति का आंकलन लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, इसको लेकर हम अपने अंदर एक पिक्चर बना लें। लेकिन जब हम मौत का आंकड़ा देखते हैं तो वो वाकई चिंता का विषय होना चाहिए। सूरज डोन इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सूरज, अगर हम हरियाणा का जिक्र करते हैं तो वहां पर भी बहुत से गंभीर फैसले लिए गए हैं, अलग अलग एसओपी जारी की जा रही हैं। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो उसको लेकर के भी एसओपी जारी की गई, लगातार बैठकों का दौर वहां पर भी तेज है, लेकिन आंकड़े तो वही लगभग हर राज्य की तरह हरियाणा से भी निकलकर सामने आ रहे हैं। सूरज, देखिए साथी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो कोरोना का जो पैर है, लगातार दूसरी लहर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव की बात हो, चाहे मौत का आंकड़ा हो, लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट पर दिखते नजर आ रहे हैं, यानी अलग अलग मंत्रियों को लगा दी गई है और खासकर गुड़गांव की जो कमान है अपने हाथों में संभाल लिया है। कल भी हरियाणा के मुख्यमंत्री है और सेक्टर 14 पे जो 100 बेड के जो हॉस्पिटल है, जो ऐसा ही हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन करते नजर आएंगे। यानी लगातार अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर हर बेड पर ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक यहाँ पर उपलब्ध बनाए गए हैं। यानी ये कहें
कि 500 बेड को लेकर 3 हॉस्टल सूरज इस समय एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार प्रशासन की तरफ से की गई है। बहुत शुक्रिया सूरज। फिलहाल आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की। राजकुमार वापस आपके पास आएंगे। हम एक चीज जो देख पा रहे हैं इन दिनों, वो कुल मिलाकर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहे हैं, उनका नोएडा आना, अस्पतालों को लेकर निरीक्षण करना, समीक्षा करना समझ आ रहा है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या इन सब के बीच में ये भूल जाना चाहिए कि किसी केंद्रीय मंत्री ने उन्हें चिट्ठी लिखकर ये कहा कि आप अपनी तैयारियों को पुख्ता कीजिए? क्या इन सब के बीच में ये भूल जाना चाहिए कि अभी भी उत्तर प्रदेश में आंकड़े डरा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि दूर दराज और गांव कस्बों में स्थिति गंभीर भी नजर आ रही है? सांची, बिल्कुल नहीं भूला जा सकता, क्योंकि जब प्रचंड बहुमत के साथ आप सरकार में होते हो और आपके पास बहुमत होता है और आप सरकार के मुखिया होते हो तो आपकी जवाबदेही बिल्कुल बनती है। जवाबदेही जब बनती है तो फिर आदमी को रूट पे भी निकलना होता है। आज वो गाजियाबाद में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहाँ थे, समीक्षा की, लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं इन आंकड़ों को भी झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि दरअसल अगर देखा जाए तो हमारा सिस्टम जितना भी है, जो भी संसाधन हमारे साथ हैं, उन्हीं संसाधनों के साथ हमें कहीं ना कहीं मिलना होगा। लेकिन भावनात्मक जो लगाव है वो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना होगा। कल एक बहुत भ्रामक बयान कहें या उसको कहीं ना कहीं नसीहत कहें, क्योंकि मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग, अगर किसी को अपनी जान की परवाह नहीं है तो कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना होगा। गाँव में इलाज नहीं है, इलाज की परेशानी हो रही है। यहाँ का एक जलालपुर गांव पड़ता है, उसमें एक व्यक्ति के 2 बच्चे थे। 20 साल के बच्चे को कोई आदमी मुखाग्नि दे के आए और 18 साल के बच्चे की लाश घर में मिले। इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि ये प्रकोप है, ये महामारी है, इस महामारी से जूझना होगा और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ बने रहने की आवश्यकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री यदि रूट पर हैं, जो सिस्टम है उस सिस्टम से आपको काम लेना है। डॉक्टरों के साथ मारपीट हो रही है, लोग अपना आपा खो चुके हैं, इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज आज जहां जिस स्थिति में हो गया है तो वह कोई कहना कि एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक संगठनों को आगे आने की आवश्यकता है। आ भी रहे हैं। आज ये ग्राम समिति बना रही है, ग्राम निगरानी समिति बनाने का जो प्रस्ताव जो बनाया जा रहा है, इसको शायद हम लोग पिछले 1 साल में तैयार कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि ये पता ही ना हो कि दूसरी लहर भी आएगी, तीसरी लहर भी आएगी। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां हैं, जवाबदेही बनती है। एक चीज राजकुमार जो हमने अमूमन देखा है, हम चर्चा करते रहे हैं पिछले साल से, हमारा चैनल खुद लगातार डॉक्टर्स के पैनल्स के साथ बैठ करके अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कोरोना की क्या स्थिति बन रही है, आने वाले दिनों में दूसरी लहर आएगी, इसके बाद न जाने कितने साल तक, कितने वक्त तक कोरोना की जो पकड़ है वो मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। इसको लेकर अंदाजा लगातार विशेषज्ञों के जरिए से हमारा चैनल भी कर रहा था राजकुमार, और लगातार सरकार तक ये मैसेज पहुंच रहा था। फिर अभी भी जब तीसरी वेव को लेकर के ये फीडबैक पहुंच रहा है कि तीसरी वेव आ सकती है, या फिर ब्लैक फंगस जैसी बहुत से वायरस जिनका जिक्र हो रहा है, ये भी धरातल पे देखा जाए तो इसकी भी जोर शोर से चर्चा हो रही है। तो इन सब के बीच में सरकार आगे तैयारियों को लेकर के तैयार है या फिर अभी पिछली तैयारियों को ही पूरा करने में लगी हुई है, ये भी तय करना भी मुश्किल है राजकुमार। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निश्चित तौर पर ये जो आज दौरे हो रहे हैं, इन दौरों को उसी से दौड़ कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी किसी की नहीं की जा सकती और शायद सरकार भी इस स्थिति में नहीं थी कि शायद हो सकता है दूसरी वेव आएगी। किसी को इस बात का आभास भी नहीं था, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर डोज की देखा जाए तो शुरुआत में असेंशियल सर्विस में जो लोग थे, अगर देखा जाए तो 7 करोड़ लोगों को डोज लगनी थी जो असेंशियल सर्विस में हिंदुस्तान में थे, उनमें से केवल 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो चर्चा है, ये जो एक पॉइंट है, जो एक अपडेट है, वो हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, हर दिन पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगियों के जरिए से आप तक जानकारी पहुंचाने का जो दायित्व है, जो जिम्मा है, वो हमने उठाया है और वो हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर।